राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे हैं। देश में जो अभी ठंड पड़ रही है, खास कर करके उत्तर भारत में जो शीतलहर और ठंड, जो शिमला से भी अधिक ठंड दिल्ली का वातावरण हो गया है और सुबह बरसात होने के बाद एक कपकपी जो लोग महसूस कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही दिल्ली जो है सो प्रकृति के द्वारा ठंडे में तब्दील कर दिया गया है। शिमला और मनाली का आनंद दिल्ली के लोग ले रहे हैं। वहीं गैस सिलेंडर 17 रुपया व्यावसायिक जहां महंगा हो गया है, वहीं घरेलू गैस मंगाने वाले को अब सिर्फ एक मिस कॉल देना होगा और उनके घर तक गैस पहुंच जाएगी। तो नए साल में जहां व्यावसायिक सिलेंडर 17 रुपये महंगा हुआ और यह सुविधा आम लोगों को मिला कि अब आप एक मिस कॉल दे करके अपने घर पर गैस मंगा सकते हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि शेयर बाजार कल एक नई ऊंचाई के साथ बंद हुआ। 0.25% के साथ जो है शेयर बाजार बंद हुआ 117.65 अंक के साथ। तो यह भी एक शुभ संकेत है कि शेयर बाजार भी उछाल ले रहा है और 15 वर्षों में सबसे ठंड की रात रही आज की रात, और अभी दिन में भी काफ़ी ठंड है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात 8 बजे के बाद क्या आलम होने वाला है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करते हैं किसानों की, जो कल 4 तारीख को फिर से एक बार केंद्र सरकार के साथ वार्ता करेगी और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकल करके आपके सामने में, देश के सामने में आएगा, जब हमारे अन्नदाता अपनी मांगों से संतुष्ट होकर अपने अपने घर जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है, लोगों के रूह कांप रहे हैं। ऐसे में हमारे अन्नदाता जो है सो धरने पर बैठे हुए हैं, जो कहीं से न्याय संगत नहीं लग रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को दोहराया है कि 4 तारीख को किसानों की जो समस्या है उसका निदान के परिणाम सकारात्मक आएंगे। यह बहुत ही खुशी की बात होगी जब कल किसान केंद्र सरकार से संतुष्ट होकर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और नए साल में अपने घर जाकर अपने परिवारों के साथ रहेंगे और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए कृषि के माध्यम से वो प्रयास करेंगे जो हमारे अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे अन्नदाता करते रहे हैं। और आज़ादी से पहले भी हमारे अन्नदाता, चाहे अंग्रेजों का जमाना क्यों न रहा हो, कई बार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया है और अपनी मांग को मनवाने में सफल रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आज बात कर रहे हैं कि डीडीए ने अनाधिकृत कॉलोनी में नक्शा पास करने की बात कही है। 50 मीटर से अधिक के जो भी प्लॉट होंगे उस पर नक्शा पास होगा। अनधिकृत कॉलोनी में भी अब यह शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जब अनधिकृत कॉलोनी में नक्शा पास करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, तो जो कॉलोनी ऑलरेडी पास है और वहाँ बगैर नक्शे के जो निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर भारत की राजधानी दिल्ली में अगर इसी प्रकार से अवैध निर्माण और सड़कों पर, गलियों पर अतिक्रमण होता रहा तो दिल्ली स्लम में तब्दील हो जाएगा। हमने पहले भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में इस बात की चर्चा की थी और आपका ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था
कि भारत की राजधानी दिल्ली को स्लम बनने से रोका जाए, क्योंकि बिल्डरों द्वारा बड़े पैमाने पर न सिर्फ अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि गलियों पर कब्जा किया जा रहा है। 3-3 फुट 4-4 फुट छज्जे निकालकर उस पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। सड़कों का अतिक्रमण किया जा रहा है। जब कहीं किसी भी क्षेत्र में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड के वाहन को वहां तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे जान माल की क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। और उस समय में किसी को कोसने से बेहतर है कि समय रहते हुए कानून अपना काम करे। जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें रोके और दंडित करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि हमारी केंद्र की सरकार लगातार राष्ट्र के विकास के लिए एक पर एक नीति लेकर करके आ रही है। और वो कानून जो काफ़ी समय से न्याय में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा था, लोगों को उलझाने का काम कर रहा था, वैसे कानून को समाप्त करने का भी काम किया है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार यह चाहती है कि आने वाले समय में हमारे देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होकर करके लोगों तक न्याय को पहुंचाए और लोगों को राहत हो। सरकार भी चाहती है जो कि जनता को, आम नागरिक को राहत मिले। और जनता भी आज़ादी के बाद से लगातार यह मांग करती रही है कि अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है, आज़ाद हिंदुस्तान है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो जब दोनों पक्षों द्वारा लगातार न्याय की मांग की जा रही है तो फिर इस कानून का पालन करने में क्या परेशानी है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं और ढेर सारे मुद्दे पर आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम के पास जो मसले आज आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और राष्ट्र का ध्यान, समाज का ध्यान और प्रशासन का ध्यान खींचना आवश्यक है। आप जाए नहीं, इंतजार करें, मैं आ रहा हूं तुरंत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जो किस प्रकार से हमारा शेयर बाजार कल आगे बढ़ा, किस प्रकार से ठंड का प्रकोप है, किस प्रकार से डीडीए ने अनधिकृत कॉलोनियों में 50 मीटर की जगह पर निर्माण नक्शा पास करने की बात कही है। सभी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। अब हम उस बातों को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान क्या खींचना चाह रहे हैं कि हमारा यह जो दिसंबर का महीना गुजरा है, जो 2020 का आखिरी महीना था, कोरोना काल का यह महीना, यह एक बहुत बड़ा संदेश देकर करके चला गया। हमने पहले भी कहा था जो कि कोरोना काल ने इस राष्ट्र को, इस राष्ट्रवासियों को, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को एक नया संदेश देने का काम किया है जो हे मानव, तुम प्रकृति से खिलवाड़ ना करो, प्रकृति की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, प्रदूषण पर नियंत्रण रखो, नहीं तो मानव जाति का विनाश हो जाएगा। अपने आप को एक मर्यादा के अंदर रखो, लेकिन अगर जब तुम इसका उल्लंघन करोगे तो कोरोना जैसे प्रकोपों से
तुम्हें गुजरना पड़ेगा। साथ ही कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, सचेत किया आने वाले भविष्य को लेकर। लेकिन खुशी की बात यह है कि दिसंबर महीने में कोरोना के बाद भी जीएसटी जिस प्रकार से 1,15,174 करोड़ रुपए आया है, या जब से जीएसटी इस देश में शुरू हुआ, यह कानून जब से इस देश में लागू हुआ, किसी एक महीने में इतने बड़े स्तर पर जीएसटी प्राप्त होने की यह पहली घटना है, वो भी कोरोना काल में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के व्यापारी, भारत के नागरिक इस राष्ट्र को किस स्तर तक सहयोग करना चाह रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह किस स्तर तक करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ यह एक सवाल फिर उठ जाता है, और राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमेशा से सवाल जवाब के साथ एक नया सिलसिला शुरू किया गया है कि सरकार को और समाज को यह भी बताया जाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या है और किस दिशा में हमें क्या करना चाहिए। तो जब हमारे व्यापारी जीएसटी दे रहे हैं, हमारे आम लोग जब सामान खरीदना शुरू किया है तो पर्ची लेना शुरू कर दिया है, बिल लेना शुरू कर दिया है, जीएसटी देना प्रारंभ कर दिया है, इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होने लगी है। तो यह सरकार का भी दायित्व बनता है कि आम लोगों के हित में, आम लोगों के पक्ष में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में आम लोगों को मिलनी चाहिए। जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह सभी अधिकार भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए। यह भारत की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जहां जिस प्रदेश में जिस दल की सरकार है, उस दल की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने प्रदेशों में विकास करें, वहाँ के लोगों को वह सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो उन्हें आवश्यक है। दिल्ली में अभी 10,000 विद्यार्थियों को अपने जो ओपन स्कूल में जिन्होंने परीक्षा दिया था, उन्हें 10,000 ऐसे विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं मिला है, जिससे वो परेशान हैं। यह विश्वविद्यालय का और शिक्षा विभाग का दायित्व बनता है कि वो अपने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत इस दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि कोरोना काल में बड़े ही मुश्किल से छात्रों ने अध्ययन किया है, अध्ययन उपरांत परीक्षा दिया है, और उन्हें आगे भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अध्ययन करना है। तो उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार के बाधा से न गुजरना पड़े। जब उनका परीक्षा फल आने में लेट होगा तो वो मानसिक रूप से ही नहीं परेशान होते, बल्कि उनका भविष्य भी दांव पे लग जाता है। और अगर भारत का युवा वर्ग, अगर भारत का भविष्य बिगड़ेगा तो हम कैसे भारत को, राष्ट्र को सर्वप्रथम बना पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो शिक्षा विभाग को इस पे ध्यान देना चाहिए, और दे करके तुरंत उन छात्रों को जिनका परीक्षा फल लंबित है उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम आज चर्चा करेंगे सीबीआई का। सीबीआई का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भ्रष्टाचारियों के चेहरे पे पसीना आ जाता है, और सीबीआई की मार से कोई नहीं बच पाता। यह देश की सबसे सम्मानित एजेंसी में से एक है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जहां काम करती है, वहीं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे जांच एजेंसी की तरह सत्य को सामने लाती है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करती है।
तो सीबीआई के डायरेक्टर ने बहुत बड़ी बात बताई है कि 800 मामले सीबीआई ने 2020 में निष्पादित किया है और इस लॉकडाउन में और 2 गज की दूरी के समय में सीबीआई ने जिस प्रकार से काम किया और 800 मामले को निपटाया है, यह बड़ा ही गौरव की बात कही जा सकती है, सम्मान की बात कही जा सकती है। इस एजेंसी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह बात सीबीआई के निदेशक RK शुक्ला ने जब बताया है कि 800 मामले निष्पादित हुए हैं 2020 में, वहीं उन्होंने अपने सीबीआई के सभी कर्मचारियों को, अपने सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई भी दिया है, शुभकामनाएं भी दी है और उनसे उम्मीद की है कि आने वाले वर्षों में जो अब शुरू हो चुका है 2021, उसमें सीबीआई एक नया इतिहास रचने का काम करेगा। लोगों को अधिक से अधिक न्याय मिलेगा। जो मामले लंबित पड़े हुए हैं सीबीआई में, उसका निपटारा होगा। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम सीबीआई के डायरेक्टर RK शुक्ला जी को भी नव वर्ष पर बधाई देते हुए उनसे उम्मीद रखता है कि आप इसी प्रकार राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें। राष्ट्र आपके साथ है। मीडिया जगत आपके तमाम अच्छे कार्यों को राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता रहेगा और राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम सदैव सीबीआई के अच्छे कार्यों के साथ है और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में जो आपके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। इसी के साथ एक और बड़ी बात हम राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शक्ति भोग फूड्स के मालिक के कुमार और उनके दूसरे डायरेक्टर सुनंदा कुमार ने किस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक के 10 शाखाओं को गुमराह कर करके 3269 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किया। सभी को यह जानकारी है, खास कर करके भारत की राजधानी दिल्ली में जो रह रहे हैं उन्हें यह पता है कि शक्ति भोग आटा और शक्ति भोग कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है और उसके जो डायरेक्टर है केवल कृष्ण कुमार, उन्होंने अपने को कई मौके पर समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके आगे दिखाने का प्रयास किया और अपने आप को पॉपुलर करने का भी काम किया। कई धार्मिक नेताओं के साथ, गायकों के साथ भी वो घूमते नजर आए, उनके साथ कई कार्यक्रमों में नजर आए। अपने को धार्मिक बताने का भी उन्होंने प्रयास किया, मतलब अपने चेहरे के ऊपर उन्होंने एक चेहरा लगाने का काम करते रहे और देश की अर्थव्यवस्था को वो खोखला करते रहे, दीमक की तरह देश की अर्थव्यवस्था को चाटते रहे। अब जब मामला बैंकों द्वारा सीबीआई में कंप्लेन करने के बाद उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, तो केवल कृष्ण कुमार शक्ति भोग के डायरेक्टर और दूसरे सुनंदा कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यह बात सामने आई है कि इन्होंने जनता के पैसे, जो शेयर के पैसे थे, जो आम लोगों के पैसे थे, वो फर्जी पेपर के माध्यम से जाली दस्तावेज जमा कर करके बैंकों से निकाल कर अपने पर्सनल उपयोग में खर्च किया। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।
भारत में जहां कोविड केसेस कम हो रहे हैं, तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या अब 29 हो गई है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दी है। हाल ही में ब्रिटेन से दिल्ली लौटे 4 लोगों में कोरोना वायरस के नए प्रकार से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि कोरोना का ये नया स्वरूप सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया था, जिसके बाद भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन से विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी थी और भारत में ये रोक 7 जनवरी तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से लौटे लोगों ने गलत और अधूरा पता दिया है, जिसकी वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 25 नवंबर से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 14,000 यात्री पहुंचे हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे लोगों का पता लगाकर उनकी जांच करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर आने लगी है, क्योंकि देश में जीएसटी कलेक्शन लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है, जो कि दिसंबर 2019 से 12% ज्यादा रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से अभी तक 3 बार जीएसटी संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा, जिसे देखते हुए महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार का जीएसटी संग्रह नवंबर में 1 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि अक्टूबर की तुलना में जीएसटी राजस्व का आंकड़ा मामूली घटा। अक्टूबर में यह 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा था। नवंबर 2020 में जीएसटी संग्रह नवंबर 2019 से 1.4% अधिक का रहा। आज एकाएक दिल्ली का मिजाज बदल गया। भीषण ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है सुबह से। एक तो ठंड का मौसम और इधर 5 दिनों से लगातार भीषण ठंड में लोग कपकपा रहे हैं। जिन्हें सारी सुविधाएं हैं उन्हें तो कुछ नहीं है, फिर भी बाहर निकलने पर ठंड महसूस होती है, काफ़ी महसूस होती है। 15 वर्षों के बाद पिछले 1 तारीख में इतनी ठंड थी कि 15 सालों के रिकॉर्ड को उसने तार करके रख दिया। मैं अभी आपको जीटी करनाल रोड के रिंग रोड मुकुंदपुर के पास में लिए चल रहा हूँ। आप देखिए जीटी करनाल रोड का नज़ारा, और वाहन भी काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। ठंड भी है, कुहासा भी है। कल भी कुछ गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी। जीटी करनाल मेन रोड जो है वो स्वरूप नगर और पूना नंगली के बीच हाईवे पे, कुहासे के कारण लोगों को दिखता नहीं है। अभी आप देखिए यह नज़ारा है मुकुंदपुर के पास रिंग रोड की, गोलंबर के पास से मैं अभी गुजर रहा हूँ, और अभी सीधे मैं आपको मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर ले जा रहा हूँ, जो आगे चल के आज़ादपुर की तरफ निकलती है। आप स्वयं देखिए कैसा नज़ारा है। तो कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा साइड का नज़ारा दिखाएं। हमारे साथ में जो कैमरामैन साहब है थोड़ा साइड का नज़ारा दिखाएं। तो देखिए आज सुबह से ही बारिश हो रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन पूरे दिल्ली शहर में ठंड के बाद बारिश ने भी आपने आगोश में लिया है। तो बारिश के बाद तो ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली महानगर का यह नज़ारा। ठंड और बूंदाबूंदी, अब थोड़ी बूंदाबूंदी कम हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विश्वास पात्र रहे सरदार बूटा सिंह का आज निधन हो गया। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत करीबी माना जाता था। बता दें कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि सरदार बूटा सिंह को दलितों का मसीहा कहा जाता था, और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए जूझ रही हो, तब पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता सरदार बूटा सिंह का जाना पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। आपको बता दें, बूटा सिंह ने कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेसी नेता बूटा सिंह के निधन पर कहा
बूटा सिंह गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूँ। बूटा सिंह के परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरदार बूटा सिंह के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। रोहित शर्मा को पहली बार भारतीय टेस्ट का उपकप्तान बनाया गया। नियमित कप्तान विराट कोहली के पैटर्निटी लीव पर भारत लौटने के बाद अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे। तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उप कप्तान बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई हमेशा से ही रोहित को उप कप्तान बनाना चाहती थी, क्योंकि रोहित लंबे समय से सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय टीम के उप कप्तान हैं। ऐसे में जाहिर है विराट की गैर मौजूदगी में वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा हो। आपको बता दें कि रोहित शर्मा चोट की वजह से एडिलेड और मेलबर्न टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लिए उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के उद्यमी बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबलपुर बड़ा ही एजुकेशनल हब बन रहा है। अधिकतर स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं। फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक स्टार्टअप का स्पेस बढ़ रहा है। इसके साथ ही लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए IIM के छात्रों को नए और इनोवेटिव समाधान खोजने होंगे। साथ ही वह IIM लोकल उत्पादों और ग्लोबल सहयोग के बीच पुल का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर के कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स बीते कुछ महीने में तेजी से किए हैं। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे हैं। जनवरी से राष्ट्रपति भवन स्थित संग्रहालय फिर से खुलेगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई है। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण इसे पिछले साल 13 मार्च को बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए यहाँ 4 समय तय किए गए हैं, जिसमें पहला समय 9:30 से 11 बजे, दूसरा 11:30 से दोपहर 1 बजे तक, तीसरा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे और चौथा समय दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसमें एक बार में अधिकतम 25 लोग ही यहां जा सकते हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तनाव की अटकलों के बीच नए साल पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है, जो कठिनाइयों और समस्याओं में खासतौर पर कोरोना महामारी के बावजूद जारी रही। साथ ही पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक व्यापक राजनीतिक संवाद बनाए रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल रूस और भारत द्विपक्षीय सहयोग के साथ 2 क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडों पर सामूहिक मुद्दों के साथ मिलकर हल करने के प्रयास जारी रखेंगे। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने दिसंबर महीने की शुरुआत में क्वाड गुट पर टिप्पणी करते हुए भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की लगातार आक्रामक और छलपूर्ण नीति में एक मोहरा बताया था। इसके अलावा हाल ही के दिनों में रूस और पाकिस्तान के बीच करीबी बढ़ी है। नवंबर के पहले हफ्ते में रूसी सैनिकों के जवान पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास के लिए गए थे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और फिर से आपसे एक आग्रह करेंगे कि ठंड काफ़ी है। आप अपने घरों से निकलने से पहले गर्म कपड़े पहने और प्रशासन से यह आग्रह करेगा, दिल्ली सरकार से यह निवेदन करना चाहेगा कि जहां जहां खुले में लोग रह रहे हैं, जिनके पास सर पे छत नहीं है और वे खुली आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करे ताकि
जीवन की रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।